वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम। तो अभी एज प्रॉमिस्ड हम अकाउंटेंसी की पूरी सीरीज कर रहे हैं। आप सभी ने डिमांड किया था मैम कंटिंजेंट एसेट और लायबिलिटी का एक वीडियो दीजिए, तो ये वो वीडियो है। आप इस वीडियो में नए हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने अकाउंट्स की पूरी सीरीज हम कवर कर रहे हैं। पीछे के वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और पुराने हैं तो जरूर अगर ये सीरीज फॉलो कर रहे हो तो नीचे कॉमेंट करके बताओ, अपनी अटेंडेंस को मार्क करो ताकि मुझे पता रहे कि आप कितने स्टूडेंट्स हमको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और आपके लिए सीरीज बेनिफिशियल है या नहीं। तो सीधे बढ़ते हैं कंटिंजेंट एसेट और लायबिलिटी की तरफ। जब इसकी बात की जाती है तो एग्जाम में एक श्योर क्वेश्चन इसका देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है। इसमें सबसे पहले आप समझो कि एक एसेट क्या होता है और एक लायबिलिटी क्या होती है। एक एसेट एक ऐसा रिसोर्स होता है जिससे आपके इनफ्लो होने वाला है इकोनॉमिक बेनिफिट का, मतलब आपको फ्यूचर में कुछ मिलने वाला है, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, इनफ्लो होने वाला है इकोनॉमिक बेनिफिट का, उसे एसेट कहते हैं। तो लायबिलिटी क्या होती है, इससे क्या होने वाला है, या तो ऐसे रिसोर्सेज का आउटफ्लो होने वाला है जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिल सकता था, या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो होने वाला है, उसे लायबिलिटी कहते हैं। ये आपको समझ में आया। अब कंटिंजेंट का मतलब समझिए। कंटिंजेंट मतलब होता है एनीथिंग व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन कंडीशन, एनीथिंग व्हिच इज कंडीशनल, व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन इवेंट, उसे कंटिंजेंट कहते हैं। अब दोनों वर्ड्स को मिलाते हैं तो सबसे पहले मैं मिलाती हूँ कंटिंजेंट और एसेट को, तो हमें मिलता है एक वर्ड जो कहलाता है कंटिंजेंट एसेट। ध्यान देना, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना। कंटिंजेंट एसेट एक ऐसा एसेट है जो हमारा पॉसिबल, ध्यान दीजिए वर्ड पे, पॉसिबल एसेट बन सकता है, मतलब जो हमारा एसेट बन सकता है, अभी एसेट है नहीं लेकिन एसेट बन सकता है। ये जो कंटिंजेंट एसेट है ये किसी पास्ट इवेंट की वजह से अराइज करता है। किसकी वजह से? पास्ट इवेंट की वजह से अराइज करता है। आज के दिन ये कंटिंजेंट है। ये पॉसिबल एसेट बन सकता है जब फ्यूचर में कोई चीज हैपन हो या नहीं हैपन हो। इट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। ठीक है, लेकिन इस फ्यूचर इवेंट की खासियत क्या है? इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस एंटिटी की हम बात कर रहे हैं उसके कंट्रोल में नहीं है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये जो कंटिंजेंट एसेट है, आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कोई लॉ सूट है, आपने किसी के ऊपर केस फाइल किया, मान लीजिए किसी ने आपका ब्रांड नेम कॉपी कर लिया है या फिर किसी के ऊपर आपने कोई और केस फाइल किया है। तो वो जो आपने केस फाइल किया ये किसी पास्ट इवेंट पे की वजह से अराइज हुआ। किसी ने कोई एक ब्रांड नेम पे आपका जैसा ब्रांड नेम बनाया है या आपकी कोई स्ट्रैटेजी को कॉपी किया है, तो आपने उस पास्ट इवेंट की वजह से ये अराइज हुआ, है ना। अब अगर आप ये केस कर दिए हो तो ये पॉसिबल एसेट है। फ्यूचर में एसेट हो सकता है कि आपने 30 करोड़ का केस उस पर डाला है, तो फ्यूचर में आपके लिए एसेट हो सकता है अगर आप वो केस जीत गए तो फ्यूचर इवेंट क्या है? वो जीतना, उस केस का जीतना। अगर वो फ्यूचर इवेंट हो जाता है, हैपन हो जाता है, वो फ्यूचर इवेंट में आप जीत जाते हो, तब आपको 30 करोड़ का इनफ्लो हो सकता है, इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो हो सकता है। राइट नाउ अभी प्रेजेंट में वो पॉसिबल है लेकिन श्योर नहीं है। ठीक है, पॉसिबल भी है, किसके ऊपर है? इट इज कंटिंजेंट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर इवेंट व्हिच इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स है? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ पॉसिबल एसेट, इट इज नॉट अ करंट एसेट, इट इज नॉट अ एसेट व्हिच इज एग्जिस्टेंट राइट नाउ, इट इज नॉट अ सर्टेन एसेट, इट इज अ पॉसिबल एसेट जो फ्यूचर में आपका हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, इट अराइजेस फ्रॉम अ पास्ट इवेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग or non-happening of a future event. Fourth point, this future event is not under the control of the organization. समझ में आया? एग्जाम्पल आपको दिया, एग्जाम्पल आपको समझ में आया, तो ये आपका पॉइंट बनता है कंटिंजेंट एसेट का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक एग्जाम्पल हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, आपने किसी के ऊपर केस कर दिया, कोई लीगल सूट फाइल कर दिया। तो कोई लीगल सूट आपने किसी के अगेंस्ट फाइल किया है तो वो तो डिपेंड करेगा उसके जजमेंट के ऊपर। तो अगर जजमेंट आपके फेवर में आता है तब आपके लिए वो एसेट क्रिएट हो गया, लेकिन अगर जजमेंट आपके फेवर में नहीं आता तो एसेट क्रिएट नहीं होगा। तो अभी ऐसा एसेट जिसके आने की पॉसिबिलिटी सर्टेन नहीं है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो एज पर विच कॉन्सेप्ट? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। हम तो प्रोबेबल एसेट को भी नहीं लेते, ऐसा एसेट जिसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसको भी नहीं लेते, और ये एसेट तो कंप्लीटली अनसर्टेन है।
कंप्लीटली अनसर्टेन है, तो इसको तो दिखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम इसे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो नहीं दिखाएंगे, हम इसे नोट्स टू अकाउंट्स में भी नहीं दिखाएंगे। वापस से ध्यान देना, हम इसे किस में दिखाएंगे? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। इसको किस में दिखाया जाता है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में शो किया जाता है कि हमारा कोई कंटिंजेंट एसेट है, फ्यूचर में किसी हैपनिंग पे वो हमारा क्रिस्टलाइज हो सकता है, वो एसेट हमारे लिए क्रिएट हो सकता है। तब जिस टाइम पे वो इवेंट हो जाएगा, है ना, और हमें श्योर हो जाएगा कि ये एसेट हमारा क्रिएट हो गया, इससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, उस टाइम पे हम हमारी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे। पहले बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, पहले सिर्फ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आएगा। क्लियर? तो ये कंटिंजेंट एसेट हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, हम पढ़ेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी में दो टर्म्स होते हैं। पहला टर्म, पहली डेफिनेशन आप समझोगे। पहली डेफिनेशन कहती है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है वो आपकी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। आप जानते हो कि एसेट क्या होता है? आपका रिसोर्स होता है जिससे इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। लायबिलिटी क्या होता है? आपके लिए ऑब्लिगेशन होता है जिसकी वजह से आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, वो अराइज करेगा। देखिए सेम डेफिनेशन है जो हमारी कंटिंजेंट एसेट की डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन कंटिंजेंट लायबिलिटी है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, जो फ्यूचर में ऑब्लिगेशन हो सकता है। इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन which arises from a past event, ठीक है, and this possible obligation will crystallize or not, will be there or not, you will record it or not, will lead to outflow of economic resources or not, will depend upon the happening or non-happening of a future event। क्यों? फ्यूचर इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करेगा, और ये फ्यूचर इवेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए? तो सेम जो कंटिंजेंट एसेट की डेफिनेशन है वही हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन दी है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, कि फ्यूचर में ऑब्लिगेशन हो सकता है, जिसके होने के चांसेस हैं लेकिन सर्टेनिटी नहीं है। ये जो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है ये पास्ट इवेंट से अराइज होता है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ मटेरियल बेचा था किसी कस्टमर को, अपने उस कस्टमर ने आपके गुड्स में कोई कमी निकाल दी और आपके ऊपर केस कर दिया। तो आपने जो प्रीवियस जो सेल की थी वो पास्ट इवेंट था, उस पास्ट इवेंट की वजह से कंटिंजेंट लायबिलिटी अराइज हुई है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज हुआ है, लेकिन ये डिपेंड करता है हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। अगर जजमेंट आपके अगेंस्ट जाता है, मतलब आप अगर केस हार जाते हो, तब आपकी ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो ये जो फ्यूचर इवेंट है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जो जजमेंट आता है कोर्ट का उस पर डिपेंड करेगा कि आपको ये लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है बुक्स में या नहीं करनी। समझ गए? तो अब ये ध्यान देना, वापस से एक बार समझना, कंटिंजेंट लायबिलिटी पहला पॉइंट क्या है? इट इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन। दूसरा पॉइंट क्या है? इट अराइजेस फ्रॉम ए पास्ट इवेंट। तीसरा पॉइंट क्या है? डिपेंड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, और विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये विच इज नॉट एंटायरली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल आपने देखा। अब आप देखो, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हम जो भी प्रोबेबल लॉसेज हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो भी प्रोबेबल एसेट्स हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये तो समझ में आया, इसे नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ये प्रोबेबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो क्या होता है, हमें पता है कि डाउटफुल डेट्स तो होने ही हैं, हमें पता है कि डेप्रिशिएट होना ही है फिक्स्ड एसेट, तो उस केस में हमें सिर्फ अमाउंट की अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए हमने प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन इस केस में तो ये होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। तो ये ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, ये क्या है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। इसलिए हम इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाते, मतलब हम बैलेंस शीट और P&L में इसको नहीं दिखाते, रैदर हम क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं वो भी दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसलिए इन्हें नोट्स टू अकाउंट्स में सेपरेटली शो किया जाता है कि इतनी कंटिंजेंट लायबिलिटी आपके हो सकती है फ्यूचर में। क्लियर? एक तो कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अब एक और डेफिनेशन आती है जो कहती है कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ध्यान देना, क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अभी भी ऑब्लिगेशन तो है, करंटली ऑब्लिगेशन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर करंट ऑब्लिगेशन है तो रिकॉर्ड करो ना बुक्स में, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता नहीं है कि इससे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा या नहीं होगा, ये अनसर्टेन है, श्योर नहीं है, पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को गारंटी दी है ना, आपने किसी ने लोन लिया था, आप गारंटर बन गए, अब वो आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया, ऑब्लिगेशन तो
क्रिएट हो गया, लेकिन अगर जिसने लोन लिया है उसने टाइमली पेमेंट कर दिया तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो नहीं होगा, है ना, और अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा। तो मतलब ये सर्टेन नहीं है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा या नहीं होगा। तो ये एक केस ये हो गया। या फिर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो भी होगा, मानो कोई एम्प्लॉय का कंपनसेशन देना है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो भी होगा, लेकिन कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कितना देंगे, अमाउंट नहीं एस्टिमेट कर सकते वो। फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री में किसी एम्प्लॉय को इंजरी हो गई, है ना, उसका हाथ या पाँव में कहीं इंजरी हो गई, सीवियर इंजरी हो गई, और उस केस में उसने केस कर दिया, तब आपको ये श्योरिटी नहीं है, ऑब्लिगेशन तो क्रिएट हो गया कि पैसे तो देने ही पड़ेंगे आपको, लेकिन आउटफ्लो भी होगा ही, लेकिन कितना होगा इसकी श्योरिटी नहीं है कि कितने का केस होता है, कितना कोर्ट सैंक्शन करते हैं, कि बिल्कुल भी आप रीजनेबल एस्टिमेट, एक रिलायबल रीजनेबल एस्टिमेट नहीं लगा पाते। रीजनेबल एस्टिमेट पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है, जब ये सर्टेन नहीं है, ये क्या है, और लिखा है मैंने इन दोनों केस में, तो उस केस में हम इस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को भी कंटिजेंट लायबिलिटी मानते हैं। ध्यान से मेरी बात देखना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, या तो श्योर नहीं है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, या फिर ये तो श्योर है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, लेकिन रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर सकते। एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी में ही काम मेजर करना है, अगर मनी में मेजर करके ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर मनी में मेजर नहीं कर पाओगे तो रिकॉर्ड कैसे करोगे, तो उस केस में भी हम उसे कंटिजेंट लायबिलिटी मानते हैं। अब ध्यान से देखना, ऐसा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसमें आपको श्योर है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा और जिसमें रिलायबल एस्टिमेट कर पाओ, तो क्या वो कंटिजेंट लायबिलिटी होगा? एक बार वापस से सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो सर्टेन है और आप रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हो, रीजनेबल एस्टिमेट, रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट कर सकते हो, तो क्या होगा, वो कहलाएगा प्रोविजन। क्या कहलाएगा? प्रोविजन। प्रोविजन में क्या होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमें पता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, हमें पता आउटफ्लो होगा और हम उसका एक रीजनेबल एस्टिमेट निकाल पाते हैं, तो क्या बनाते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, ऐसा ऑब्लिगेशन जिसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा और विथ सर्टेनिटी बता सकते हो कितना अमाउंट है, एक्यूरेट एकदम फिक्स्ड अमाउंट बता सकते हो, वो क्या चीज होगी? लायबिलिटी। वो आपकी कंप्लीट लायबिलिटी होगी ना, जिसमें आपको एग्जैक्ट पता है कितना अमाउंट है, आपके क्रेडिटर्स हैं, आपको पता है एग्जैक्ट कि हाँ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा और आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता है कितना अमाउंट लगेगा, कितना अमाउंट आपको क्रेडिटर्स को देना है, 2 लाख के हैं, 3 लाख के हैं, एग्जैक्ट अमाउंट पता है, तो वो होगी आपकी लायबिलिटी। इस तरीके से मैंने आपको कंटीजेंट लायबिलिटी भी समझाया, प्रोविजन भी समझाया और लायबिलिटी भी समझाया। अगर हल्का सा डाउट है तो वीडियो को वापस से पीछे करके एक बार वापस से देखोगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो कंटीजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन है, उन दोनों डेफिनेशन से, ये 2 डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, इन दोनों डेफिनेशन से मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इसके अब आप मॉड्यूल देखिएगा, मॉड्यूल में रीड कीजिएगा, एक एक लाइन अच्छे से समझाई हुई है। कंटीजेंट एसेट्स को हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट में दिखाते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी को हम नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं। प्रोविजन हमारा बैलेंस शीट P&L में एडजस्ट किया जाता है, लायबिलिटी भी हम बैलेंस शीट में एडजस्ट करते हैं, ये पूरा शो की जाती है। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस भी देखा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करता है। मॉड्यूल के क्वेश्चन कीजिएगा, बैक क्वेश्चन कीजिएगा, आसानी से चैप्टर कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। नॉलेज को औरों के साथ शेयर कीजिए और स्टूडेंट्स जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं उसको ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। आप कोशिश कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कम से कम 5 लोगों के साथ आप इसे शेयर करें, ताकि वो भी आराम से घर पर बैठकर इस लॉकडाउन के टाइम पे आसानी से अपने कॉन्सेप्ट्स को एनरिच कर पाए। मैं मिलूंगी आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। नीचे ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। फिर मिलेंगे, पढ़ते रहिए, तब तक स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।